सुनील सर, आई है कहीं सूचना निकल कर आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, असम वाला मामला आपको ध्यान है, वहीं से शुरू करता हूं, फिर आगे और भी मसले मुद्दों पर लगातार बात करूंगा। कह दिया गया है कि ये जो है यहाँ ऐसे प्लेग्राउंड ना बनाइए, वापस जाइए। करे क्या, कैसे निपटा जाए, कहां से क्या करे जो विपक्ष है या जो चिंता करने वाले लोग हैं। तो पहले असम से शुरुआत, सुनील शुक्ला साहब। धन्यवाद संजीव जी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि न्यायालय को प्ले ग्राउंड न बनाया जाए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये स्थितियां बन क्यों रही हैं? अगर सर्वोच्च न्यायालय असम में जो घटनाएं हो रही हैं उसका तो संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय को खुद लेना चाहिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय को खुद लेना चाहिए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग असम के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वह किसी भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में उस तरह की भाषा नहीं बोली जा सकती। बीच में टॉक टू अनुमति दीजिएगा मुझे, मैं 2-3 क्लिप्स हैं मेरे पास, छोटी छोटी, मैं दिखाता हूं। देखिए एग्जैक्ट वर्डिंग जो है सूर्यकांत जी की ये है कि हम याचिकाकर्ता को राहत देने की कोशिश करेंगे, पर ये शॉर्टकट सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को खेल मैदान मत बनाइए, एक ही उन्होंने कहा है। दूसरा वो कह रहे हैं हम पार्टियों से संयम बरतने और संवैधानिक नैतिकता की सीमाओं में रहने के लिए कहेंगे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है। करिएगा आप टिप्पणी। मैंने कहा मेरे पास 3 क्लिप्स तो मैंने कहा दिखाया। नहीं, ठीक है। सवाल इस बात का है कि जब वो हालात पैदा होंगे तभी तो कोई जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, यूं ही तो नहीं चले जाएंगे आप। चुनाव का मौका है और वहां मुख्यमंत्री जी जो मना रहा हो बोल दे रहे हैं। ये कोई चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री जो संविधान का शपथ लिए हुए है, ये कह सकता है क्या कि मियाओं का इतना उत्पीड़न कीजिए कि छोड़ के भाग जाएं? और ये हमको आपको संवैधानिक पदों पर बैठे एक आम नागरिक को भी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को भी सुनना चाहिए, इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अगर एसआईआर के माध्यम से, अगर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर आप बड़ी संख्या में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट रहे हैं, तो लोग किसके पास जाएंगे? मतलब अगर ये किसी राज्य का मुख्यमंत्री विवश हो जाए सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होने के लिए, ये तो इंतहा है। वह निर्वाचन आयोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, या तो ये हो कि भाई जो बातें कही जा रही है सब निरर्थक है। सर्वोच्च न्यायालय भी जितने लंबे समय से, पिछले 10 महीने से ज्यादा समय से उसकी सुनवाई कर रहा है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी तो उस बात को महसूस करता है ना कि जो विषय उसके सामने आया है वो गंभीर विषय है, और उसने कई जगहों पर हस्तक्षेप किए हैं। आधार कार्ड की जब बात आई शामिल कराने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन लोगों के नाम आप काट रहे हैं उनका नाम आप सार्वजनिक कीजिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप इसको जो जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट है उस पर आप इसको डिस्प्ले कीजिए, पोलिंग बूथ पर डिस्प्ले कीजिए। अगर ये स्थिति नहीं बनती और ये हालात ना होते तो लोग सर्वोच्च न्यायालय के पास क्यों जाते? और अगर यह इस तरह की विसंगतियां नहीं होती तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप क्यों करता? सर्वोच्च न्यायालय ने किया तो है। तो जिन राज्यों में इस तरह के हालात हैं, उन राज्यों के लोग जहां जहां चुनाव की स्थितियां हैं वहां जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय खुद भी तो कह रहा है कि आप अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखिए। संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान चूंकि सरकार कोई नहीं रख रही है, इसलिए लोग गए। या तो आप खारिज कर दीजिए कि नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो इस तरह की बात मुझे लगता है कि ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में आप राजनीतिक मुद्दों का समाधान नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। हर समस्या का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, भी सही है। लेकिन जिन समस्याओं का समाधान कहीं नहीं है उसके लिए तो लोग सर्वोच्च न्यायालय के पास ही तो जाएंगे, और लोग जा रहे हैं क्योंकि वही एक उम्मीद बची हुई है। आखिर कौन से कारण है? एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसको जनता ने चुना है, सत्ता उसके पास है, वो भी विवश है। या तो उसकी व्यवस्था जो जिस व्यवस्था की वो बात कर रही हैं उसको आप खारिज कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें बेमानी है। वो तो नहीं कहा आपने पूरी बात सुनी उनकी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मिनट 20 मिनट तो उनकी बात सुनी कि नहीं सुनी, और उन्होंने सभी बातें अपने कही। और ये स्थिति आई कि सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश भी देना पड़ा निर्वाचन आयोग को, उससे भी बच नहीं पाया। स्थितियां गंभीर हैं। अगर चुनाव को प्रभावित करने की ऐसी गैर संवैधानिक कोशिशें की जाएंगी तो यह चिंताजनक है, और इसकी चिंता माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी करनी चाहिए। इस बात जो हेमंत विश्व शर्मा साहब का बयान आया उसका तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था गुवाहाटी उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। अंतिम विकल्प बचा हुआ है। क्यों? कि संवैधानिक निर्वाचन आयोग को सुन ही नहीं रहा कि किसी भी बात के बाद। मैं नहीं कहता कि जो आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं वो सब सही हैं, लेकिन उन आरोपों को खारिज तो करे निर्वाचन आयोग।
वो कहे कि नहीं यह बात बेमानी है। जो एसआईआर आप करा रहे हैं, वो एसआईआर आप बार बार कह रहे हैं कि जो हमको अधिकार प्राप्त है उसके अनुसार करें। एसआईआर का कोई अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। और आप आम इस देश में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार सबको प्राप्त है। यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि घर घर गांव गांव जाके सर्वे करे और मतदाता सूची तैयार करे। मतदाताओं से कोई अभिलेख मांगने की जिम्मेदारी या अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है। लेकिन आप कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि साहब एक प्रक्रिया है, आप उसको पूरा कीजिए। क्यों पूरा कीजिए? जिस देश में अगर आप कल्पना कीजिए कि 1952 में ही प्रक्रिया अपनाई गई होती तो मतलब आधा देश तो मतदाता सूची में उसका नाम ही नहीं दर्ज हो पाता। हमारा नाम एप्लीकेशन देने से थोड़ा मतदाता सूची में आया है। हमारे घर में मतदान कर्मी आए जिन्होंने मेरा नाम लिखा, मेरे पिताजी का नाम लिखा, मेरे ग्रैंडफादर का नाम लिखा, मेरे मदर का नाम लिखा कि साहब आप मतदाता सूची में रहेंगे। अगर हमसे कहा गया होता कि साहब आप एप्लीकेशन देकर के आइए, कितने लोग बनते? ढेर सारा काम लोग नहीं करते हैं, पड़ा रहता है इसे। लेकिन एक सुनिश्चित किया गया और एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए निर्वाचन आयोग को जो सर्वसुलभ हो, जो जनता के हित में हो। एकदम साधनहीन व्यक्ति, एकदम अशिक्षित व्यक्ति, जो कभी स्कूल नहीं देखा, अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, वह भी मतदाता हो। यह बात होनी चाहिए कि एक भी व्यक्ति, इस देश का एक भी नागरिक मतदाता सूची में रहने से वंचित ना हो जाए। आप क्या कर रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर कर जाएंगे। मतदाता सूची से लोगों का नाम बाहर करने के लिए इस देश में कोई अभियान नहीं चला। और दुनिया के मैं किसी ऐसे देश को नहीं जानता हूं, किसी लोकतांत्रिक देश को, जहां पे लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर करने के लिए अभियान चलाया गया। आप चला रहे हैं, और वो भी गैर पारदर्शी तरीके से। तो इसके लिए लोग कहां जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और अगर निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए था हेमंत बिश्व शर्मा के बयानों को लेकर के। क्या क्या निर्वाचन आयोग ने? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर गैर संवैधानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, उसका संज्ञान ले। लोग के मन में जो जितनी भी आशंका है, स्वाभाविक सी बात है कि लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और अगर उच्च न्यायालयों से लोगों को इस तरह की निराशाएं नहीं होती, अगर सर्वोच्च न्यायालय से उनको किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, तो उच्च न्यायालय से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, उच्च न्यायालय की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई आ गया तो उसको राहत दे दीजिए भाई। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक पूरा अधिकार है। लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया को जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है विभिन्न राज्यों में, यह चिंताजनक है। मेरे पास आता हूं, मैं सोचा दूसरे विषय पे आऊंगा। जो नए भारत की बात की, हर चीज को आपको उड़ा देना। अब देखिए, वो जो हम देख रहे थे कि आ गया है कि सेना से जो रिटायर्ड होने वाले हैं, 20 साल का कूलिंग पीरियड होगा। 20 साल बाद आप कुछ लिखिए, कुछ करिए, इस तरीके का प्रावधान कैबिनेट में आया, चर्चा में आया, और हो रहा है कि धीरे से इस तरीके से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो लेकिन तो सारा चीजें गई हैं। जनरल जो एमएम नरवणे हैं, जो सेना के पूर्व चीफ, क्या छुपा क्या है? आप क्या कब तक छुपाइएगा, कितना छुपाइएगा? आप ये लेते आइए, बनेगी बात क्या? सुनील सर। नहीं, कूलिंग पीरियड अगर आप लाना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, स्वागत है। आप कहिए कि कोई भी ब्यूरोक्रेट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इनको अवकाश ग्रहण करने के 10 साल बाद तक कोई पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। पूरा देश स्वागत करेगा आपका। क्यों? जो किताब लिख रहे हैं उनको क्यों मना कर रहे हैं आप? खूबसूरत, बढ़िया बात। आप अभी ये ला दीजिए कि किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण करने के 10 सालों तक कोई न्यायपद नहीं मिलेगा। पूरा देश आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप कह दीजिए कि किसी भी अधिकारी को न तो एक्सटेंशन मिलेगा और 10 साल रिटायरमेंट के 10 साल तक कोई नई नियुक्ति मिलेगी। पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। किताब लिखने वालों को मना क्यों कर रहे हैं भाई? किन नियमों के तहत? गृह मंत्रालय में बैठकर कोई बाबू एक आदेश जारी कर दे, देश बन जाएगा उसको? अब किताब लिखना हमारा अभिव्यक्ति की आजादी है। ये कैसे छांट सकते हैं आपके? नहीं, आप चूंकि सेना के अधिकारी रहे तो आप किताब नहीं लिखेंगे, और आप एजी ऑफिस के बाबू रहे तो आप लिख सकते हैं। ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो सकता है? सवाल इसमें। और ऐसा भी नहीं है कि लोग किताब नहीं लिखते रहे। आप एक से एक लोग किताबें पढ़ लीजिए। जो लोग जिनकी अभी डिफेंस मंत्रालय में ही
35 लोगों की किताबें थी जिसके कर रहे थे, वो पुनरीक्षण कर रहे थे, जिसमें 34 लोगों को उन्होंने इजाजत दे दी और नरवणे साहब की किताब रुकी हुई है। आपको कोई चीज अप्रिय लगेगी तो उसको आप सरकारी आदेश से रोक लेंगे, ये कहीं हुआ है क्या लोकतंत्र में? यह जनता स्वीकार कर ले, संविधान उसको मना करे, ठीक है, लागू हो जाएगा। सरकारी आदेशों से चीजें रुकती नहीं है, ये संभव नहीं है। और यह जो इस तरह का निर्णय लेना, यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। किताब लिखना केवल कोई पन्ना काला करना नहीं है, यह अभिव्यक्ति की आजादी का प्रमुख आधार है। इसलिए आप कैसे उससे मना कर सकते हैं? किन आधारों पर मना कर सकते हैं? और एक भी आप एक इस तरह का आदेश है कि 20 सालों तक नहीं सकते। अरे 20 साल मैंने कोई आदमी जिंदा रहेगा नहीं, उसके बाद भी तय नहीं है। जो व्यक्ति 60 साल में 62 साल में अवकाश ग्रहण करेगा, पता नहीं क्या होगा 20 साल छोटा मोटी अवधि है। ये तो बिल्कुल अतार्किक है और गैर संवैधानिक है। यह अभिव्यक्ति की आजादी पर जो संवैधानिक अधिकार है उस पर हमला है। यह एक माहौल बनाने की कोशिश है। और इससे दूसरी चीज, आपका मंतव्य कोई सुचिता का नहीं है, पारदर्शिता का नहीं है, कोई प्रशासन को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किताब लिखता है, कोई बात लाता है सामने, तो आप उसके अनुसार अपने आप को संशोधित करने का प्रयास कीजिए, उसके अनुसार सुधार करने का प्रयास कीजिए। क्यों चीजें आएंगी ही नहीं? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे यूएस इंडिया ट्रीटी पर, अरे सहमति पत्र पर। भाई 5 का जवाब दे दो आप ना। बिल्कुल। आप घुमा फिरा क्यों रहे हो? राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं पता। उनके 5 सवाल हैं कि आज जो दरवाजा आप खिड़की खोल रहे हैं, कल वो दरवाजा नहीं हो जाएगा, आप इसके बारे में बता दो। आप वो ये कह रहे हैं जो डीएनजी कौन सा पशुओं के खाने का कोई वो नहीं, मैंने जो मक्के को लेकर के आप कह रहे हैं, आप कहो कि नहीं डीडीजी आप कहो कि साहब आएगा कि नहीं आएगा। अब वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि सोया मिल्क के बारे में, सोया तेल आप बताओ कि आप मंगा रहे कि नहीं। एकदम स्पेसिफिक सवाल है। उन स्पेसिफिक सवाल पे आप कोई बात ही नहीं करना चाहते हो। नॉन ट्रेड बैरियर्स क्लियरली बैरियर्स क्या आप क्यों उसको आपने छोड़ दिया? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई घुमा फिरा के बात कही हो। खास तरह के पदार्थ मैंने वस्तु की बात उन्होंने की है, एक नीति की बात उन्होंने की है, एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, एक उत्पाद के बारे में बात की है, और ये पूछा है कि जिस तरीके से अगर आप आज खिड़की खोल रहे हैं तो कल वो दरवाजा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसकी कौन सी गारंटी है? जवाब दीजिए उसका। अरे खिड़की नहीं खोले हैं सुनील जी, दरवाजा ही खोले हैं, बहुत बड़ा गेट खोले हैं। मैं राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने इसी टर्म का प्रयोग किया है। राहुल गांधी ने इस टर्म का, मैं उनकी बात को कर रहा हूँ। मैं विपक्ष का नेता है, आपसे पूछ रहा है 5 सवाल का कैटेगरी के लिए आ जा दीजिए। उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है कि एक बार दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे, क्या इसकी रोकथाम होगी, हर बार सौदे में धीरे धीरे और फसलों के मेज पर रख दिया जाएगा। ये उन्होंने भी दरवाजा ही खोलने की बात कही। नहीं, मान लो क्या मैं कर रहा हूँ कि वो बढ़ता चला जाएगा। तो सवाल इस बात का है, उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, उनके बारे में बातें नहीं कर रहे हो आप। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पढ़ लिख के नहीं आते, जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई ठीक है, बालक बुद्धि मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो आप। कल मैं गोड्डा के सांसद साहब को कहीं सुन रहा था, वो मधुली में होना चाहते हैं, वो मीनू मसानी होना चाहते हैं, वो मधु दंडवते होना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस बात को कि मैं इस भूमिका में आना चाहता हूं। ठीक है, बिल्कुल आ जाए, हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन सवाल है ना कि अगर आप मधुली में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, भाई राहुल गांधी के 5 सवाल है, 5 सवाल का जवाब दे दीजिए कि नहीं साहब जो आप बात सवाल कर रहे हो गलत है। और प्रश्न इस बात का है कि भाई आज तक हमने तो कोई ट्रीटी नहीं देखी है कि एक आदमी कहे कि हम आपसे 18% टैरिफ लेंगे, दूसरा आदमी से कहे कि तुमको 0% लेना पड़ेगा। अरे मैं क्यों ऐसे आदमी से व्यापार करूंगा भाई, तो अपने घर रहो। और अगर वो, और उसके बाद यह आप व्यापार करने के लिए यह कहें कि $500 का $500 बिलियन का व्यापार आपको करना ही पड़ेगा,
अरे भाई, आप मेरे ऊपर ऐसे कैसे थोप सकते हैं? यह क्या सामान्य व्यापार है? आपको ये कोई कह सकता है कि हम आपसे व्यापारिक संबंध तो रखेंगे, लेकिन आपको यह कहना $500 बिलियन का व्यापार आपको मुझसे करना पड़ेगा। अरे मैं नहीं कर सकता, अपने घर जाओ तो। और सरकार कौन होती है आश्वासन देने वाली? यह व्यापार कौन करेगा? क्या सरकार सोया तेल मंगाएगी? क्या वो बेचेगी? निजी जो प्राइवेट सेक्टर वो मंगाएगा ना। जो डीडीजी प्रोडक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर मंगाएगी, सरकार मंगाएगी। जो कोई भी सामान अमेरिका से आएगा वह कौन मंगाएगा? अगर वो मेडिकल इक्विपमेंट्स आएंगे तो कौन मंगाएगा? प्राइवेट सेक्टर के लोग मंगाएंगे। तो जो जिन चीजों को व्यापारियों को खरीदना है या नहीं खरीदना है, उसकी तरफ से सरकार आश्वासन कैसे दे सकती है? तो इस सामान्य सी बात है कि मतलब आप टैरिफ के मामले में एक तरफा चला जाए, वस्तुओं के निर्यात के आयात के बारे में एक तरफा समझौता हो जाए, जो वस्तुएं हैं, कभी भी हिंदुस्तान ने अपना मार्केट खोला नहीं, उसको खोलने की बात हो रही है, उस पर आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, तो गुमराह कौन कर रहा है? एग्जैक्टली इस बात वो है ना, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये उस तरह का सीन है। नहीं, ये भी नहीं है। हम चोर हैं ना कोतवाल हैं, हम लाठी लेके बैठे हैं, दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। ये भी नहीं, मैं तो राहुल गांधी को झूठा करार दे रहे हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ कि आप कौन है, कौन उसको सवाल है? नहीं, राहुल गांधी कोई चोर थोड़े भाई। राहुल गांधी तो एक तटस्थ पर्यवेक्षक हैं, एक जागरूक नागरिक है इस देश के, विपक्ष के नेता हैं। उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को आगाह करें कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर राहुल गांधी ये बात नहीं करते तो वो देश के साथ विश्वासघात करते। वो तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अगर वो हमको, आपको, सबको बैठ के गुमराह कर रहे हैं तो आप साफ साफ बताइए कि डीडीजी का नाम ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं। आप उस शब्द का उच्चारण करने के लिए नहीं तैयार हैं। आप वो कह रहे हैं कि सोया मिल्क आप मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे, उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आप नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा रहे हैं, आप उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। तो गुमराह कौन कर रहा है? अगर गुमराह वो कर रहे हैं तो आप मुझको बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं प्रदीप जी से कि साहब मुझको जाना है कलकत्ता, ये मुझे मुंबई की ट्रेन का नाम बता रहे हैं। तो रविंद्र जी हमारे मित्र है तो बताएंगे नहीं, इनकी बात मत मानिए, ये ट्रेन बम्बई जाती है, आपको कलकत्ता जाना है। सवाल इस बात का है ना कि रविंद्र जी मेरे मित्र होने का दावा भी करेंगे, मुझको सुधारेंगे भी नहीं। ठीक है, कैसे चलेगा ये? भाई आप हमको गलत ठहरा रहे हैं। सर हम नहीं ठहरा रहे, कोई नहीं है। मैं आपसे भी और रविंद्र जी समझना चाहता हूँ, आप दोनों दिल्ली में हैं। संसद